अक्सर हम सोचते हैं कि एक पूरा का पूरा राज्य आखिर चलता कैसे है। तो चलिए आज इसी इंजन रूम के अंदर झांक कर देखते हैं, समझेंगे इसकी पूरी मशीनरी को, उन लोगों से लेकर उन कानूनों तक जो इसे चलाते हैं और हाँ, हम सबको सुरक्षित भी रखते हैं। तो हमारा आज का ये दौरा 4 हिस्सों में बटा है। पहले देखेंगे कि इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी क्या है। फिर बात करेंगे उन अधिकारों की जो हमारे हाथों में हैं। इसके बाद हम भ्रष्टाचार पर लगाम कसने वाले वॉचडॉग्स को जानेंगे और आखिर में सामाजिक सुरक्षा के लिए बने कानूनों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से। ये जो बड़ी बड़ी नीतियां बनती हैं, उन्हें जमीन पर असलियत में कौन उतारता है? कागजों से हकीकत तक का सफर कौन तय करवाता है? देखिए, सरकार को एक बहुत बड़े जहाज की तरह समझ सकते हैं। अब जो चुने हुए नेता हैं वो तो हो गए कैप्टन, जो जहाज को दिशा दिखाते हैं। लेकिन उस जहाज को असल में चलाने वाले, उसके इंजन से लेकर हर छोटे से छोटे हिस्से का ध्यान रखने वाले, वो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स, यानी प्रशासक। यही वो लोग हैं जो सरकारी योजनाओं को हम तक पहुंचाते हैं। तो इस मशीनरी के कुछ सबसे अहम पुर्जे कौन हैं? सबसे ऊपर है चीफ सेक्रेटरी। समझिए कि वो पूरे राज्य के सिविल सर्विसेज के हेड हैं। फिर हर जिले में होते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू के मुखिया हैं। डायरेक्टरेट सरकार के हाथ पैर की तरह काम करते हैं। नीतियों को लागू करने का काम इन्हीं का है। और जमीनी स्तर पर गांव में होते हैं पटवारी, जो जमीन का सारा लेखा जोखा रखते हैं। और ये बात काफी मजेदार है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद 1772 में बनाया गया था और 1787 में जब उन्हें रेवेन्यू वसूलने के साथ साथ न्यायिक शक्तियां भी दी गईं, तो उन्हें एक निकनेम मिला, लिटिल नेपोलियन। सोचिए कितनी पावर रही होगी इस पद में। और ये देखिए, काम एक ही है, गांव के जमीनी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, लेकिन नाम कितने अलग अलग हैं। राजस्थान में पटवारी तो उत्तर प्रदेश में लेखपाल, गुजरात में पटेल तो महाराष्ट्र में तलाटी। वाकई यही तो है हमारे देश की खूबसूरती और विविधता। ठीक है, तो ये तो बात हो गई उन लोगों की जो सिस्टम को चला रहे हैं। पर एक आम नागरिक के हाथ में क्या है? क्या हमारे पास कोई पावर है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और अब हम उन्हीं ताकतवर टूल्स के बारे में जानेंगे। ये जो आज हम आरटीआई यानी सूचना का अधिकार इस्तेमाल करते हैं, इसकी कहानी बहुत प्रेरणा देने वाली है। ये कोई तोहफा नहीं था, इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई। इसकी शुरुआत हुई 1995 में राजस्थान से, अरुणा रॉय के मजदूर किसान शक्ति संगठन आंदोलन के साथ। और फिर करीब एक दशक के संघर्ष के बाद 2005 में जाकर ये ऐतिहासिक कानून पूरे देश में लागू हुआ। अच्छा, अब ये सिटीजन चार्टर क्या चीज़ है? इसरे किसी भी सरकारी दफ्तर का एक तरह का वादा पत्र समझ सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा होता है कि कौन सी सेवा कितने समय में मिलेगी, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, और अगर काम नहीं होता है तो शिकायत कहाँ करनी है। मतलब पूरी पारदर्शिता। और भारत में इस कॉन्सेप्ट को लाने का श्रेय जाता है एक एनजीओ, कॉमन कॉज को। ये बात सिविल सोसाइटी की ताकत को दिखाती है। मतलब आम लोगों के संगठन भी कितने बड़े बदलाव ला सकते हैं ताकि सरकारी सेवाएं हम सब के लिए बेहतर हो सकें। ठीक है, सिस्टम है, अधिकार भी है, लेकिन क्या हो जब सिस्टम के रखवाले ही उसे खोखला करने लगे? जब भ्रष्टाचार अपनी जड़ें फैला ले, तब कौन निगरानी रखता है? इसके लिए एक व्यवस्था है जिसे ओम्बड्समैन कहते हैं। ये एक स्वीडिश शब्द है जिसका मतलब होता है लोगों का प्रतिनिधि। ये एक ऐसी इंडिपेंडेंट अफसर या संस्था होती है जिसका काम ही यही है कि वो सरकारी गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करे। और पता है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर इस संस्था, जिसे हम लोकपाल कहते हैं, उसे कानून बनने में कितना वक्त लगा? पूरे 45 साल। जी हाँ, 45 साल। लेकिन सवाल ये है कि 45 साल क्यों? आखिर इतना लंबा संघर्ष क्यों करना पड़ा? चलिए जरा इस सफर की टाइमलाइन को देखते हैं तो पूरी कहानी समझ आएगी। कहानी शुरू होती है 1966 में, जब पहली बार इसकी सिफारिश की गई। 1961 में पहला बिल भी आया, लेकिन पास नहीं हुआ। और ऐसा एक बार नहीं, 10 बार हुआ। बिल आता रहा, फेल होता रहा। फिर साल 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। इस जन दबाव का नतीजा ये निकला कि 2013 में 10 नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार लोकपाल कानून पास हो गया। ये दिखाता है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज में कितनी ताकत होती है।
चलिए अब अपने दौरे के आखिरी और बहुत ही संवेदनशील हिस्से की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि कानून और प्रशासन समाज के सबसे कमजोर लोगों, खासकर महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा देने के लिए क्या कदम उठाते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 एक बहुत ही मजबूत कानून है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये पीड़ित और प्रतिवादी दोनों को बहुत व्यापक तरीके से परिभाषित करता है। पीड़ित कोई भी महिला हो सकती है, किसी भी उम्र की, और इसमें घरेलू सहायिकाएं भी शामिल हैं। और शिकायत सिर्फ पुरुष पार्टनर के खिलाफ ही नहीं, बल्कि उसके रिश्तेदारों के खिलाफ भी की जा सकती है। ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। अब बात करते हैं बाल श्रम कानून की। यहाँ एक बहुत बारीक लाइन है। कानून खतरनाक कामों में बच्चों के काम करने पर पूरी तरह से रोक लगाता है, जैसे कि किसी फैक्ट्री या सर्कस में। लेकिन अगर कोई बच्चा स्कूल के बाद अपने परिवार के किसी गैर खतरनाक काम में हाथ बटाता है या फिर फिल्मों विज्ञापनों में एक आर्टिस्ट के तौर पर काम करता है, तो उसकी इजाज़त है। शर्त बस एक है कि बच्चे की पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। और ये नियम सिर्फ 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है। 14 से 18 साल के किशोरों के लिए भी कानून में साफ नियम बनाए गए हैं। जैसे वो लगातार 3 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, उन्हें ब्रेक देना ज़रूरी है और दिन में कुल 6 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकता। साथ ही शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच उनसे काम कराना मना है। तो ये था हमारे राज्य प्रशासन के इंजन रूम का एक छोटा सा दौरा। हमने देखा कि सिस्टम कैसे काम करता है, हमारे अधिकार क्या हैं और सुरक्षा के इंतजाम क्या हैं। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज लोक प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है?